Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. Exploratory data analysis. This is our topic for today's. ये शॉर्ट फॉर्म में EDA भी बोलते हैं इसको. तो हमें आज क्या क्या सीखना है ये पूरा हम प्रोजेक्ट के थ्रू करेंगे. और उस प्रोजेक्ट के थ्रू करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या क्या पढ़ना है आज हमें वो डिस्कस कर लेते हैं. एजेंडा ऑफ दिस प्रोजेक्ट. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होता क्या है? क्वेश्चन मार्क. Why is exploratory data analysis is important for data science? This is the another question. किस डिफरेंट टाइप्स के EDA अवेलेबल है हमारे पास, और हम फिर पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज करके कैसे इसके अंदर EDA करेंगे. पाइथन की लाइब्रेरी को यूज करके. अनदर इज पाइथन पांडास की प्रोफाइलिंग करेंगे. प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है कि आप उसको डिफरेंट मेथड्स यूज करके कैसे कैसे प्रोसेस कर सकेंगे. EDA में बहुत सारी चीजें होती हैं. सिर्फ एक सिंपल टॉपिक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये एक टॉपिक है और हमें इसको खत्म करना है. हमारे पास बहुत सारी चीजें बीच बीच में आएंगी जो कि कुछ रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स होगा, बट वो स्टेप बाय स्टेप रखेंगे. So this is a broader way to see how data science और data analysis lie. तो math and statistics ये हमारे पास जितने भी statistics regressions होते हैं, statistics algorithms होते हैं, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे. Visualization tool हम करते हैं जैसे कि matplotlib हमने यूज किया था. matplotlib यूज करके एक्सेल के अंदर भी आप ग्राफ बनाते हो. और बहुत सारे टूल्स होते हैं. जब हम डेटा को एनालाइज कर लेते हैं, डेटा एनालिसिस के बाद हमें उसको विजुअलाइजेशन करने का यूज करना होता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन से आपके ब्रेन के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो टेक्स्ट से ज्यादा होता है. मींस अगर आप थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो, टेक्स्ट गिव्स लेस इम्पैक्ट ऑन आवर मेमोरी. देन विजुअल्स. तो हमें बेसिकली इसके ऊपर फोकस करना होता है. और डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस आप हो तो यहाँ पे ये डेटा साइंस है. डेटा साइंस के अंदर कुछ फीचर्स आपके डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके डेटा साइंस के आते हैं. और EDA जो होता है वो भी डेटा साइंस के कुछ फीचर्स को लेके चलता है. तो बेसिकली अगर आप देखो तो इस वेन डायग्राम में डेटा साइंस इज ऑन द इंटरसेप्ट. बीच में आपके पास आ रहा है वेन डायग्राम में, कॉमन है. चाहे आप ML पढ़ो, AI पढ़ो, DL पढ़ो या EDA पढ़ो, इट्स डेटा साइंस के अंडर में ही आते हैं सारे मेजर टॉपिक्स. सो नाउ व्हाट इज EDA इज. Main objective of EDA is to cover the steps involved in data pre-processing, feature engineering and different stages of exploratory data analysis. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं. कोई भी डेटा को यूज करने से पहले आपको उसको क्लीन करना पड़ता है. ठीक है. प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग. क्लीन करोगे, क्लीन करने का मतलब जैसे हमने लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में देखा था कि मिसिंग वैल्यूज को निकाल दो, या आपके पास कोई ऐसा कॉलम है जिसके अंदर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू है, बट हमें उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम उसको डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं. फीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे कॉलम्स होते हैं, जितने भी हमारे कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स इन द सेंस टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं, जब हम उनको क्लीन कर लेते हैं, जब हम उनकी सारे के सारे वेरिएबल जैसे मिसिंग वैल्यू है NaN अगर आपको कहीं पे मिल जाता है, अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो वो हमारे फीचर बन जाते हैं, फीचर कहलाते हैं हम, जब डेटा क्लीन हो जाता है. तो जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको हम फीचर्स बोलते हैं. पर कॉलम आपको कुछ इंजीनियरिंग करनी होती है, मतलब कुछ आपको स्टेटस वो लगाने होते हैं, टूल्स लगाने होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल टूल, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, इस टाइप के टूल्स लगाने होते हैं.
और फिर हम देखेंगे कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के डिफरेंट स्टेजेस क्या है। Data pre-processing, feature engineering, and EDA are the fundamental early steps after data collection. Still, they are not limited to where the data is simply visualized, plotted, and manipulated without any assumption to assess the quality of the data and building the models. ये सारा काम हमारा EDA के अंदर ही आता है। ये डेटा प्रिपरेशन के स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, कैसे हम इसको डेटा को प्रिपेयर करते हैं। क्या स्टेप है? रॉ डेटा। रॉ डेटा का क्या मतलब हुआ? कलेक्शन कर रहे हो आप डेटा का। ये कलेक्शन कहाँ से करते हो? कलेक्शन ऑफ डेटा कहाँ से? हमने डिस्कस किया था कि हमारे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं और सेकेंडरी सोर्स होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं? लेट्स सपोज कि आपने एक क्वेश्चनेयर बनाया और आपने अपने दोस्तों को दे दिया, या अपने जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो भी आपकी एनालिसिस के पार्टिसिपेंट होंगे, उनको आपने वो क्वेश्चनेयर दे दिया फिल करने के लिए, टू फिल द डेटा। और फिर जो फिल्ड डेटा था उस फिल्ड डेटा को आपने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के लिए आप एक्सेल यूज कर सकते हो, .csv फाइल का यूज कर सकते हो, आप ओरेकल या डेटाबेस कोई भी आपके पास हो उसके अंदर भी आप डाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। यूजुअली डेटा साइंसेस के अंदर हम एक्सेल और CSV फाइल को यूज करते हैं। सम टाइम हमारे को कंपनी, इंडस्ट्री जो होती है वो ओरेकल का भी डेटा प्रोवाइड करती है, बट उस ओरेकल के डेटा को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन एक्सेल और CSV फाइल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। ये इंडस्ट्री के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर आपसे, आप अगर अच्छी बड़ी कंपनी के लिए जाते हो, वहां पे आपसे कुछ पूछा जाता है, कहते हैं कि हमारे पास तो डेटा SQL में है, हम SQL के टेबल्स में है, तो हाउ यू विल पिक इन पाइथन। यस, पाइथन जो होता है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, SQL से टेबल उठाने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक एक टूल यूज कर सकते हैं, ETL टूल बोलते हैं उसको, ETL टूल। वो ETL टूल हमारा SQL का भी होता है, और हमारे पास और भी ETL टूल्स होते हैं, जैसे टेलेंट होता है, वो हमारा ETL टूल होता है। ETL का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? आप SQL का जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करो, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करो। किस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करो? CSV फाइल में। और फिर आप उसको लोड कर लो, और रिक्वायर्ड जहां पे भी है उसको यूज कर लो। तो ये चीज हमारी बहुत इंडस्ट्री में आज के समय पे मैक्सिमम डेटा इसी चीज के ऊपर, मैक्सिमम काम इसी चीज के ऊपर होता है, ETL पे। उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेस कौन से होते हैं? सेकेंडरी सोर्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक वेबसाइट है, कैगल। इट इज ए फ्री वेबसाइट, फ्री डेटा सोर्सेज मिलते हैं यहाँ से। यहाँ से आप अपने डेटा को उठा सकते हो, मैक्सिमम डेटा यहाँ से मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता तो आप उसको सर्च कर लो गूगल में, कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। प्राइमरी जो डेटा होता है उसको बहुत क्लीन करना पड़ता है। क्लीन मतलब उसकी प्री प्रोसेसिंग इज मोर, क्योंकि आपने क्वेश्चनेयर दिया, रॉ डेटा है वो, बिल्कुल किसी ने उसको यूज ही नहीं करा, रॉ डेटा। तो क्या हुआ? कोई क्लीनिंग ही नहीं हुई। अब एक क्वेश्चनेयर बनाया, उसमें आपने 50 क्वेश्चन डाले हुए थे। मेनी पीपल जिनको आपने क्वेश्चनेयर शेयर किया होगा, बहुत सारे लोग उसको फिल करने में ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने फिल कर दिया होगा, इस 50 में से 20 क्वेश्चन उन्होंने छोड़ ही दिए होंगे कि क्या करना है, इसको नहीं बोलेंगे हम। तो क्या हो गया? आपके पास मिसिंग वैल्यू आ गई। और अगर आपके पास मिसिंग वैल्यू आ गई, हमारे डेटा के को खराब कर देगी। अगर आप सिंपल डेटा एनालिसिस की बात करते हो ना, वहां पे चलता है,
लेकिन अगर वही डेटा आप एमएल के लिए यूज करोगे या एआई के लिए यूज करोगे, यही डेटा विद मिसिंग वैल्यू, ये आपका ये पूरा मॉडल ही खराब कर देगा, मॉडल विल नॉट वर्क। तो हमें क्या करना है, हमको क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड तक लेके जाना है, तो हम यहीं से समझना शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस के स्टेप से ही, कि हमारे को अपना डेटा क्लीन कैसे करना है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बाकी सब तो हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, हमारा वो फंक्शन वो सारा काम कर देंगे। लेकिन ये इसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो रॉ डेटा से पहले स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है जो रॉ डेटा के फॉर्मेट में हो, आपके पास एसक्यूएल के फॉर्मेट में भी हो सकती है, सीएसवी के फॉर्मेट में भी हो सकती है, और आपके पास एक्सेल के फॉर्मेट, और भी बहुत सारी डॉट डैट भी होती है, जेसन भी फाइल होती है। अगर आप किसी से वेब स्क्रैप करा रहे हो, वेब स्क्रैप मतलब जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अमेजोन है, अमेजन के ऊपर रिव्यू डेटा पड़ा हुआ होता है, कस्टमर रिव्यू डेटा। लेट्स सपोज कि आपको उसको कुछ काम करना है, उसके साथ कुछ डीलिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, उसको वेब स्क्रैप करोगे। क्योंकि अमेजोन अपना डेटा तो नहीं देगा, आप कहो कि अमेजोन से अप्रोच कर लें और हम उससे डेटा ले लें, वो नहीं देगा। तो आप उसकी वेबसाइट पे जो पड़ा हुआ है, रिव्यूज पड़े होते हैं बहुत सारे, नीचे अगर आप जाओगे तो रेटिंग भी होती है उसकी, और उसके कस्टमर रिव्यूज भी होते हैं, टेक्स्ट रिव्यूज जिसको बोलते हैं, बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। जैसे अगर सपोज करो कि मैं कोई सेंटिमेंट एनालिसिस करना चाहती हूँ ऑन टू द कस्टमर रिव्यू, तो मैं कैसे करूंगी, मुझे डेटा चाहिए, मतलब उन्होंने क्या रिव्यूज करे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में या अमेजोन के बारे में, तो मैं कहाँ से लाऊंगी, या तो मैं अमेजोन से परचेज करूंगी अगर वो देगा मुझे, तो जो कि नहीं देगा, क्योंकि ये डेटा इशू होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा कभी भी शेयर नहीं करती, नॉट इवन ऑन ऑन द मनी बेसिस। तो इसलिए हम वहां से नहीं ले सकते, तो हम इसको वेब स्क्रैप कर लेते हैं, वहां से डेटा हम उठा लेते हैं। उसमें से कुछ डेटा साफ सुथरा मिलता है हमें, और कुछ हमें बहुत ज्यादा क्लीन करना पड़ता है। तो मतलब रॉ डेटा को मेरे को स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिस डेटा के लिए मुझे काम करना है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद हमें प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। प्री प्रोसेसिंग के अंदर आपके पास डेटा क्लीनिंग इज अ फर्स्ट स्टेप। और डेटा क्लीनिंग के अंदर दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको करनी है, एक तो मिसिंग वैल्यू रिमूव करनी है, और एक आउटलायर्स रिमूव करनी है। देखेंगे कैसे। जब हमारा ये डेटा क्लीन हो जाता है तब हम एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। इस एनालिसिस के अंदर आपके पास यूनिवेरिएट एनालिसिस होता है, बाईवेरिएट होता है, और मल्टीवेरिएट होता है। जब ये एनालिसिस हो जाता है तो हम उसकी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारा डेटा कैसे बिहेव कर रहा है। यूनिवेरिएट में ओनली वन वेरिएबल, और बाईवेरिएट में टू वेरिएबल्स, और मल्टी में मल्टीपल वेरिएबल्स। इनको हम वेरिएबल्स के बजाय फीचर्स भी कह सकते हैं। जब हमारा डेटा क्लीन हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि आपका जो कॉलम होता है वो कॉलम फीचर कहलाना शुरू हो जाता है आफ्टर क्लीनिंग, और उससे पहले कॉलम ही कहलाता है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारे को एक डेटा लेना है सुपर स्टोर डॉट डेटा, उसके अंदर हमें कुछ एनालिसिस करना है। ठीक है, क्या एनालिसिस करना चाहते हैं हम, लेट्स सपोज ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको इंडस्ट्री देगी। मींस अगर सपोज करो कि एक सुपर स्टोर कंपनी है, लेट्स सपोज कि आप सुपर स्टोर में आप समझ सकते हो कि लेट्स सपोज बिग बास्केट, ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसा आपके पास बिग बाजार, ये जो आपके पास मॉल्स में बिग बाजार बने होते हैं उनका हो सकता है। सुपर स्टोर डेटा दे दिया उसने हमें, और उसने हमें बोला एनालिसिस करके बताओ। क्यों? क्योंकि इन सब जगहों पे एवरी डे मल्टी मिलियंस ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं, और उनका डेटा कलेक्ट होते जाता है। तो अब उनको ये चाहिए कि हमें इस डेटा का करना क्या है। डेटा तो बहुत है, लेकिन इसका हम करें क्या।
तो डेटा एनालिसिस आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसका डेटा मार्केटिंग के पर्पज से यूज कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट पर्पज से यूज कर सकते हो। ठीक है। आप अब जैसे मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे, इन विच शिपिंग मोड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। मुझे शिपिंग मोड देखना है कि हमारा जो शिपिंग मोड है वो सबसे ज्यादा, हमारा जो कस्टमर है कौन सा शिपिंग मोड यूज कर रहा है। तो उससे ये पता चल सकता है कि क्या हमारा कस्टमर जो है वो लोकल है और लोकल है या नेशनल है और इंटरनेशनल। ठीक है। अब जैसे शिपिंग मोड में एयर एयरप्लेन मोड हो सकता है, एयरप्लेन यूज करते हैं, ट्रेन का यूज हो रहा है, बस का यूज हो रहा है, या पोर्टर का यूज हो रहा है, वॉट एवर। लोकल के लिए पोर्टर आजकल चल रहा है। तो बिकॉज ये डेटा हमारा बहुत पुराना रहेगा, लेकिन उस समय पे पोर्टर का जमाना नहीं था, लेकिन हाँ ये ऑप्शन आज के समय पे है। इन विच कैटेगरी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। कैटेगरी वाइज हम प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, तो इससे हमारा ये निकल जाएगा कि हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या चलता है जो कस्टमर मांगता है। इन विच सब कैटेगरी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स सोल्ड, क्योंकि हम अभी मैं डेटा दिखाती हूँ, उस डेटा के थ्रू आप देख सकोगे कि कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल हैं। टू फाइंड आंसर ऑफ ऑल द वो क्वेश्चन वी कैन यूज द ईडी। तो ये एनालिसिस के लिए यूज है, लेकिन इन सब क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करने से पहले हमें अपना पहले देखना होगा कि हमारा डेटा कैसा है और कहाँ वो स्टोर है। तो हमारे पास ये वाला एक एक्सेल की शीट है जो कि हमारी सुपर स्टोर डेटा है। तो देख लेते हैं हमारे पास इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं हमारे पास। पहले हम इसको डिस्कस कर लें। अब हमारे पास क्या है, रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट, शिप मोड। अब ये शिप मोड है, इसके अंदर अगर हम फिल्टर करते हैं तो ये हमें दिखा सकता है शिपिंग मोड कहाँ कहाँ है। फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, ये मेरा शिपिंग मोड है। ठीक है। इसके अंदर हम देख सकते हैं ये कस्टमर आईडी है, कस्टमर, तो चलो ये यूनिक आईडी ही मिलता है। फिर कस्टमर का नेम है, इट कैन बी डुप्लीकेट। सेगमेंट है, कौन कौन से सेगमेंट में हमारा जो सुपर स्टोर है वो सर्व करता है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। कौन कौन सी कंट्री में जाता है हमारे पास, कंट्री मतलब यूनाइटेड स्टेट है और एक ब्लैंक दे रखा है। तो अब यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है तो देखो दो चीज हो सकती है, या तो आप यहीं से इसको डिलीट कर दो, सारे ब्लैंक्स को ढूंढ लो। कैसे ढूंढोगे आप, इसको अनचेक कर देना, ओके करना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जिस जगह पे ब्लैंक होगा कंट्री में। तो ये एक ही रो में है, बट हम इसको सीखेंगे कि हमारे को पाइथन में इसको कैसे करना है। उसके बाद ऐसे सिटी में देखो आप, सिटी में भी आपके पास बहुत सारी सिटीज हैं, ये सारी यूनाइटेड स्टेट की सिटीज हैं। इसके अंदर यहाँ पे चेक करो कि ब्लैंक भी दे रखा है कि नहीं, ब्लैंक में कुछ डेटा है कि नहीं है ये चेक्ड है, इसलिए यहाँ इसका मतलब इसमें भी कुछ ब्लैंक डेटा पड़ा हुआ है। ऐसे ही फर्दर स्टेट में देख लेना, मतलब सारे कॉलम्स को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो और यहाँ से भी अपने डेटा को क्लीन कर सकते हो, बट हम यूजुअली पाइथन के थ्रू ही करते हैं ताकि एक कोड लगाएं और सारा कुछ आपका चेंज हो जाए। चाहे कितनी भी जगह, यहाँ पे क्या होगा आपको एक एक जगह पे जाके उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, बट कर सकते हैं। एक्सेल के थ्रू भी डेटा एनालिसिस होती है हमारी। तो ब्लैंक्स है यहाँ पे अवेलेबल। तो ऐसे ही सारे रीजन, कौन कौन से रीजन्स हैं, ऑफ कोर्स ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ एंड सेंट्रल दिया है, नॉर्थ नहीं है। ठीक है चलेगा। तो ये फिर उसके बाद आपके पास होता प्रोडक्ट कोड है, कैटेगरीज है, कौन कौन सी कैटेगरी में डील करता है हमारा स्टोर, फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी में। उसके बाद हम देख लेते हैं सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। सब कैटेगरीज भी हैं, बुक केस, बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। अब देखो इसके अंदर कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, इसलिए हमने इसको ब्लैंक स्पेस को फिल नहीं किया, मीन्स दिखाया नहीं उसने हमारे को। फिर प्रोडक्ट का नाम आ जाता है, फिर आपके पास सेल आ जाती है, कितनी सेल हुई है, क्वांटिटी कितनी आ रही है, डिस्काउंट कितना है और प्रॉफिट कितना है। तो कोई आपसे पूछ भी सकता है कि ये देख रहे हो नेगेटिव प्रॉफिट है, यहाँ पे ये जो सेल थी ये इसका प्रोडक्ट का प्राइस था,
क्वांटिटी इतनी आई, डिस्काउंट इतना दे दिया हमने, तो हमारे को बेसिकली लॉस हो रहा है। तो हम देखेंगे कि हमारे को लॉस हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, हमें वो सारे प्रोडक्ट्स फाइंड करके बताओ जो कि नेगेटिव में है, जो लॉस में है। तो ऑफ कोर्स जो सुपर स्टोर होगा वो आपका, कोई भी सुपर स्टोर अपने आप को लॉस में नहीं रखेगा, तो वो कोशिश करेगा कि उन प्रोडक्ट्स को दोबारा से सप्लायर से नहीं ऑर्डर करेगा। तो इस टाइप का कोई भी एनालिसिस करवा सकते हैं, कंपनी चाहेंगी कि आप उनको करके बताओ। तो हम ये सब चीज अभी देख लेते हैं हमारे को पाइथन में इसको कैसे करना है। तो ये तो हमारा डेटा का डिस्कशन था कि हमने डेटा देखा है, कहाँ पे डेटा फ्री है, कहाँ पे नहीं है, डेटा के अंदर क्या क्या वैल्यू है। तो इस केस में हमारे पे, अगर आपको देखना है कि आपको आपका जो कितने नंबर ऑफ रोज है, तो आप कंट्रोल एंड की प्रेस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज आपके हैं 9995, 9995, बट उसमें से एक जो रो है वो कॉलम की है। कंट्रोल होम से आप फर्स्ट उस पे आ सकते हो। तो फर्स्ट रो जो मेरी है वो है कॉलम्स की, हेडिंग्स की, कॉलम के नेम की, और बाकी 9994 आपके पास रिकॉर्ड हो। तो ये हो गया हमारा डेटा। टू व्यू द डेटा, कैसे हमने डेटा को कलेक्ट किया, ये हमने डेटा कहीं से भी तो उठाया है, कैगल वगैरह से ही हमने ले लिया। बाकी आप अगर अपनी इंडस्ट्री का, अपनी ऑफिस का भी डेटा यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो कि एक्चुअली अवेलेबल नहीं होता ऑन साइट। तो हमारे को क्या करना है, हमें अपने हमारे पास एक्सएलएस का स्टोर है ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट टॉपिक, जो भी फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, यू हैव टू डू step 1 is importing of libraries। ज्यादातर हम कौन सी लाइब्रेरीज यूज करते हैं, import pandas as pd, import numpy as np, कोई और नाम भी ले सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। import cbon as sns, ये दोनों जो होती है मैटप्लॉटलिब और cbon, ये हमारे ग्राफिकल यूज के लिए होती है। मैटप्लॉट लिब डॉट पाईप्लॉट एज plt, ये हमारी फाइल्स हैं जो अभी तक हमें पता है, हम इनको इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप ये रन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह पे यही स्टेप फॉलो होता है। स्टेप नंबर 2, रीडिंग ऑफ डेटा इन डेटा फ्रेम। तो क्योंकि मैंने एक ये कॉपी करके रखा हुआ है जहां पे मेरा पाथ है, आपको ये देखना है कि ये आपका पाथ कहाँ पे है, आपका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, वो कंप्लीट पाथ आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज समटाइम आपको ये कहेगा कि आपका डेटा अवेलेबल नहीं है। जैसे हम एक बार देख लेते हैं इसको, अगर मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देती हूँ और रन करने की कोशिश करती हूँ, तो ये मुझे एक एरर रिटर्न करेगा कि पीडी, ओके पीडी तो हम, अरे सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल पीडी का मिस्टेक था क्योंकि मैंने वहां पीएफ कर दिया था। इसको रन करना पड़ेगा फिर से। तो रन करो अब इसको। तो ये वाली मिस्टेक तो नहीं आएगी पीडी को, क्योंकि पीडी ऑलरेडी डिफाइंड है। नाउ यू कैन सी देयर इज एन एरर, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी इज अवेलेबल। क्यों क्यों इसने एरर दी, यहाँ पे देखो इस फोल्डर के अंदर, ईडीए फोल्डर के अंदर जहां हम ये फाइल बना रहे हैं, यहाँ पे सुपरस्टोर डॉट एक्सएलएस नाम की कोई फाइल नहीं। वो मेरे पास कहाँ पड़ी हुई है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। जो हमारे पास डेटा है, ये मैंने एक फोल्डर बना लिया है अपने लिए जिसके अंदर सारी फाइल्स मैंने अपनी डेटा की स्टोर करी है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा एक्सएलएस। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें यूज करना है अपने ईडीए के लिए। तो हमने इसको पूरा कंप्लीट पाथ दे दिया।
तो अभी हम कंप्लीट पाथ देखते हैं, कंप्लीट पाथ दे देते हैं यहाँ पे कंट्रोल V करके। आप लोगों की टेबल में अलग से हो सकता है, आप ये इसको DF कर, डेटा फ्रेम। DF शॉर्ट फॉर्म रहता है, इसलिए कुछ भी नाम ले सकते हो, आपकी चॉइस है। तो अब ये रीड करके इसने मुझे पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे शो कर दिया। ऑफ कोर्स पूरा डेटा ये नहीं दिखाएगा कभी भी, तो आपके टॉप के 5 और बॉटम के 5 वो दिखाता है। बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग होती है पाइथन। टोटल रोज ने बता दी, एक्सेल में भी हमने चेक किया था कि टोटल रोज हमारी 9994 है और कॉलम्स हमारे टोटल्स ने दिए 21। तो ये हमारा हो गया। अगर आप इसको शॉर्ट में देखना चाहते हो तो हेड यूज कर सकते हो, हेड 2। अगर आपको टॉप की 2 चाहिए तो टॉप की 2 रिकॉर्ड दिखा देगा। ऐसे ही आपके पास टेल भी होता है जिसके अंदर आप लास्ट के 5 बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं, लेकिन आप इसको चेंज करके 2 भी देख सकते। तो ये फर्स्ट टॉप के 2 दिखा दिए। DF डॉट टेल भी हम यूज करके देख सकते हैं, जिसके अंदर ये आपको बॉटम के लास्ट के 2 रिकॉर्ड दिखा देगा। और कॉलम्स आपके पूरे रहते हैं, क्योंकि हमारा जो हेड एंड टेल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी टू सी द और लिमिट द कंट्रोल द रोज, कॉलम्स नहीं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें स्टेप कोड करेंगे। स्टेप 3 इज फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज। तो हमने एक्सेल में भी देखा था ये कि हमारे पास कुछ कॉलम्स के अंदर मिसिंग वैल्यूज थी। तो वो हमारा क्या कमांड होता है? DF डॉट इज नम, इज नल फंक्शन है ये, डॉट सम, ये वाला हमारा फंक्शन होता है जो कि हमारे को फाइंड करके देता है। तो इसका इस वाले स्टेटमेंट को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? इसका इंटरप्रिटेशन यही लिख देता है। हमें हमें दिख रहा है रो आईडी में 0 मिसिंग वैल्यू है, ऑर्डर आईडी में 0 मिसिंग वैल्यू है, नल नहीं है, यहाँ पे भी नल नहीं है। कहाँ पे नल मिला हमें? कंट्री इज हैविंग 1 मिसिंग वैल्यू, फिर देख सकते हैं सिटी, सिटी इज हैविंग 1 मिसिंग वैल्यू। Similarly, postal code is having 2 missing value। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन हो गया इस कमांड का। जितने भी कमांड हम यहाँ पे यूज करेंगे उन सबको हमें इंटरप्रेट करना है। ये कंडीशंस होती है, मीन्स ये कंप्लायंस है, आप ये समझ के चलो। अब एक और तरीका है जिससे आप मिसिंग वैल्यू देख सकते हो, दैट इज DF डॉट इन्फो। ये क्या किया था हमने? हमने इज नल चेक किया था, बट अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा हमारा डेटा टाइप है, कौन से कॉलम का कौन सा डेटा टाइप है, सो दैट उसी के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर आगे टूल्स यूज करेंगे या अपने एल्गोरिदम्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो कि आपका कुछ ऐसा कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सिर्फ न्यूमेरिक डेटा पे अप्लाई होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मीन मीडियन मोड है। मीन मीडियन मोड अगर आप रो आईडी पे लगाओगे, अगर आप इस पे लगाओगे क्वांटिटीज, फ्लो, सेल्स और डिस्काउंट और प्रॉफिट, वहां पे ये चलेगा। लेकिन जहां पे आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है वहां पे, इसका मतलब ये है या तो ये स्ट्रिंग डेटा है या तो और भी किसी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो डेट एंड टाइम वाला डेटा है, तो इसके ऊपर भी आप मीन मीडियन मोड नहीं लगा सकते, आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी मीन मीडियन मोड नहीं लगा सकते। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे को उसके लिए हमारे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। नॉट ओनली नल वैल्यू, वी रिक्वायर्ड द डेटा टाइप एज वेल। तो इस उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? यहाँ पे भी नल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। नल वैल्यू कैसे देखेंगे हम? इसको हम इंटरप्रिटेशन करते हैं पूरे आउटपुट का। तो हमारी जो रेंज इंडेक्स होती है इस आउटपुट के अंदर आपको दिखाई दे रही है, ये रेंज इंडेक्स है।
ये रेंज इंडेक्स है जो कि मुझे बताती है टोटल कितनी एंट्रीज है, 9994। ये टोटल एंट्रीज है, ये हम पहले वाले कमांड में भी देख चुके हैं। वहां पे 994 टोटल रिकॉर्ड है। हमने जब डेटा फ्रेम सेव किया था तब भी ये हमारे को कंप्लीट दिखा रहा था। एंट्री मतलब इसकी इंडेक्स क्या रहेगी, 0 से लेके 9993 तक रहेगी। उसके बाद इसने हमें क्या शो किया, उसने मुझे बताया कि टोटल 21 कॉलम्स हैं। यस, डेटा कॉलम्स 21 है, काउंट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 21 कॉलम्स है हमारे। कौन से 21 है, 20 तक है, 0 से स्टार्ट होके। तो पहला रो आईडी है, ये इंटीजर टाइप का है। कितने टोटल रिकॉर्ड है हमारे पास, 994। तो यहाँ पे क्या है, 994, यहाँ पे 994, यहाँ पे भी दे रहा है नॉन नन, नॉन नल्स बता रहा है ये कितने। यहाँ पे टोटल कितने नॉन नल्स बता रहा है, 9993। ये नॉन नल्स हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल रिकॉर्ड हमारे पास कितने थे, 9994। तो हमारे पास एक नल वैल्यू है यहाँ पे। ये ऐसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक नल वैल्यू है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है दो नल वैल्यूज। तो ये भी आपको कमांड जो है इंटरप्रेट करता है कि आपके पास कितनी नल वैल्यूज हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा है टोटल रिकॉर्ड्स में से। और जो ये वाला कमांड होता है ये आपको काउंट करके बता देता है कि किस कॉलम के अंदर कितने नल वैल्यूज है। बट दोनों का काम एक ही है। इसके अंदर जो इन्फो वाला पार्ट है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपको ये भी बता रहा है कि आपका जो ये वाला वो है वेरिएबल, टोटल डेटाबेस कितना यूज कर रहा है। तो ये जो डेटा स्टोर है ये आपका 1.6 प्लस एमबी का डेटा सेव कर रहा है, मतलब ये मेमोरी यूटिलाइजेशन बता रहा है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब हम क्लीन कर लेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा कितना कम हुआ, मतलब मेमोरी स्पेस कितना कम हुआ। या यहाँ पे भी हम इसको वापस से चेक कर सकते हैं। इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन का ज्यादा इम्पैक्ट तब पड़ेगा अगर आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हो जिसमें मिसिंग वैल्यूज हो। अगर आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, मिसिंग वैल्यू को ट्रीट करने के लिए भी हमारे पास तरीके होते हैं डिफरेंट, अगर आपने वो अप्लाई किए हों तो हम इसका जो कोड है वो मैं लिख देती हूँ। इसका जो आउटपुट है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं इसी कमांड के साथ। कंट्रोल वी कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो ये हमारा आउटपुट है। क्या है, रेंज इंडेक्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द डेटाबेस इज 94। इंडेक्स स्टार्टेड होगी यहाँ से। कंट्री कॉलम यहाँ पे है, मिसिंग वैल्यू। एक और इंफॉर्मेशन है इसमें, नंबर नंबर ऑफ कॉलम्स इज 21 एंड one more information we left with is memory usage. और एक इंफॉर्मेशन, ये जब भी कभी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ये सब हमें वहां पे मेंशन करना पड़ता है। ये सारा इंटरप्रिटेशन है जो आपको देना चाहिए किसी भी रिसर्च एनालिसिस में करो, डेटा एनालिसिस में करो। यहाँ पे आप मेंशन भी कर, ये भी कर सकते हो कि इसके जो डेटा टाइप्स हैं वो टोटल डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स 2 कॉलम है। फ्लोट जो है वो हमारे पास 4 है। इंटीजर 64 जो है वो मेरे पास 2 कॉलम है। और जो टोटल ऑब्जेक्ट है वो 13 है। ऑब्जेक्ट टाइप, ये डेटा टाइप इसने मेंशन किया है। तो ये कंप्लीट इंटरप्रिटेशन होता है आपका इन्फो का। इफ यू वांट आई कैन डू इट इन अनदर सेल विद हेडिंग। से नहीं चल रहा है, इसको भी हेडिंग में आना चाहिए था वैसे तो। मार्क नहीं किया इसने।
आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट टेकिंग। ठीक है चलो, चलेगा मतलब। स्पिन मार्क डाउन। ओके अच्छा, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? कौन सा स्टेप 3 हो गया ना? नेक्स्ट है स्टेप 4। प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग कर। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं df.info। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो पोस्टल कोड है वो फ्लोट टाइप का है। एंड एवरीबडी नोज कि हमारा जो पोस्टल कोड होता है वो कभी भी डेसिमल्स में नहीं होता। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर सकूं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले हम मिसिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारा हमारा 2 स्टेप में प्रोसेस जाएगा। पहला हम मिसिंग वैल्यू को ट्रीट करेंगे, दूसरा हम डेटा टाइप को ठीक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा इसका स्टेप 4.1, मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट। नेक्स्ट लाइन। तो हम पहले एक डेटा मैं एक डेटा फ्रेम बना लेती हूँ। इसको हटा देते हैं हम। तो ये एक डेटा फ्रेम हमारा बन गया जिसमें है रोज विथ मिसिंग वैल्यूज। सारी मैंने मिसिंग वैल्यूज उठा ली। डेटा फ्रेम में से इज एन ए लगा के, इज एन ए क्या हुआ? अगर कोई नल वैल्यू है तो उस लाइन को उठा लो, एनी कॉलम। एनी मतलब एक्सेस क्या दे दिया हमने? कॉलम। पर कॉलम वाइज हमने देखा कि किसी भी कॉलम में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको दिखा दो। तो टोटल 4 रिकॉर्ड आ गए। क्यों 4 रिकॉर्ड आ गए? एक हमारे पास कंट्री मिसिंग था। कंट्री में देखो एक हमारा NAN दिखाई दे रहा है, ये रहा। एक हमारा सिटी, उसमें भी NAN था। और 2 हमारे पोस्टल कोड थे। ये टोटल रिकॉर्ड्स हमारे हैं जिसके अंदर मिसिंग वैल्यू फाइंड हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला। अब क्योंकि हम इसमें डेटा एनालिसिस करके देख चुके थे, एक बार फिर से डेटा एनालिसिस कर लेते हैं अपनी एक्सेल की फाइल को ओपन करके। ये मेरी एक्सेल की फाइल है। एक्सेल की फाइल के अंदर हमारे पास क्या है? हमने देखा कंट्री। कंट्री में आप देख रहे हो सारे के सारे डेटा या तो यूनाइटेड स्टेट है या फिर एक ब्लैंक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस कंट्री को यूनाइटेड स्टेट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक ही ब्लैंक स्पेस था, इसको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास जो सिटी है, सिटी मिसिंग है। तो स्टेट तो हमारी ठीक हो गई, लेकिन हम देख सकते हैं फर्दर और रिकॉर्ड्स को चेक करके कि ये रिकॉर्ड किसी चीज से मैचिंग है क्या। तो हमने देखा कि ये जो इसका पोस्टल कोड है 7616, और इसी का 7616 का पोस्टल कोड जो है और जो स्टेट है वो कॉमन है, टेक्सास। टेक्सास 7616 तो इसका जो सिटी है वो फोर्थ वर्थ है। तो हम ये देख लेंगे कि हमारे को सिटी को रिप्लेस करना है फोर्थ वर्थ से। यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करके आपको वापस से अपलोड करना पड़ेगा डेटा को। छोटा डेटा है तो ओके है, हम इसको कर सकते हैं। और अगर बड़ा डेटा होता है तो हम इसको एक्सेल में अपडेट ना करके हम पाइथन में, क्योंकि हमने ऑलरेडी डेटा फ्रेम इंपोर्ट कर रखा है, वहां पे हम इसको चेंज कर सकते हैं।
फिर हम देखते हैं कि हमने पोस्टल कोड का कौन सा मिसिंग है। पोस्टल कोड को चेक करने के लिए हम ये पूरी रो को चेक करते हैं, क्या क्या दिख रहा है मेरे को। यूनाइटेड स्टेट, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यहाँ पे भी लॉस एंजलिस एंड कैलिफोर्निया है, यहाँ पे भी लॉस एंजलिस एंड कैलिफोर्निया, और उसका जो पिन कोड है वो 90032 है। तो यहाँ पे हम 90032 कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका देखेंगे, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, मेडिसिन है, विस्कॉन्सिन है, विस्कॉन्सिन। अब यहाँ पे तो हमें देखने से डेटा नहीं विस्कॉन्सिन का पता चल पा रहा है, तो क्या करें, फिल्टर लगा लें। यहाँ पे फिल्टर करके हमें सिर्फ सबको हटा देना है, और जो हमारा मिसिंग डेटा है इसको हम ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें डायरेक्ट वो डेटा मिल जाए जहां से हमें इसको रिप्लेस करने का डिसीजन ले सके। तो हमने देखा ये मिसिंग है सिटी मेडिसन का, स्टेट है विस्कॉसिन, हमारा ये मिसिंग है। तो मेडिसिन जो हमारी सिटी है उसको ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे है मेडिसिन, विस्कॉसिन, इसका पिन कोड मुझे मिल गया 53711। ऐसे ही हम दूसरी वाले का भी देख लेंगे। तो हम अपने पाइथन वाले उसमें हम लिख देते हैं किस किस चीज से हमें रिप्लेस करना है। तो ये आफ्टर डेटा एनालिसिस हमने क्या फाइंड करा, कंट्री जो है दैट शुड बी रिप्लेस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, जिस भी कॉलम में मिसिंग है, हैश। दूसरा हमारा क्या था, सिटी मिसिंग था। सिटी हमारा हमने क्या निकाला था, सिटी का हमने देखा था सिटी हमारा मिसिंग था, सिटी हमने था फोर्ट वर्थ। फोर्ट वर्थ इसको हम लिख लेते हैं एक्सेल में, इसमें हमारे पास पाइथन में, ताकि हम इसको वहां पे रिप्लेस कर सकें। ये हमारा हो गया। और एक पोस्टल कोड हमारा क्या निकलेगा, वो हम एक्सेल की शीट में से हमने निकाला है अभी। पोस्टल कोड स्टेट कैलिफोर्निया था हमारा, टेक्सास, नहीं टेक्सास नहीं, इसका पोस्टल कोड था लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, हाँ कैलिफोर्निया का एक था हमारा, कैलिफोर्निया का था यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया। और उसका पिन कोड हमारे को क्या मिला था, इसका पिन कोड हमें मिला था, देख लेते हैं हम, 90032, 90032। और दूसरा पोस्टल कोड हमारा क्या था जो मिसिंग मिल रहा है हमें, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। उसका है हमारे पास, ये हमारा मिसिंग था, और इसको हमें रिप्लेस करना है किससे, आई हैव टू चेक। लिख लेते हैं हम तब, ताकि हम सारे कमांड्स एक साथ अप्लाई कर देंगे वहां पे। मेडिसिन था हमारा, मेडिसिन, यस। तो इसका मुझे मिल गया 5353711, ये मेरा कोड है। ठीक, ये हमने कहाँ से उठा लिया, ये हमारे को डेटा एनालिसिस करने से पता चला, जो कि हमारा है एक्सेल में लिखा हुआ। ऐसे ही हम इसको दे देते हैं। तो ये हमने सारा निकाल लिया। नाउ वी विल अप्लाई कोड हेयर। तो कैसे अप्लाई करना है हमने कोड को, देख लेते हैं एक बार। सिटी को मुझे फिल करना है, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कितना मिसिंग है। सिटी को मुझे फिल एंड नहीं करना है फोर्थ वर्ड, इन प्लेस ट्रू, क्योंकि हमारे पास एक ही सिटी को मॉडिफाई करना था, इसलिए। अदरवाइज आपको कंडीशन लगानी पड़ती। कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी, कि हमारे को कौन सा
ऐसा भी पॉसिबल था कि सिटी कई जगह पे मिसिंग होता, तो आप क्या करते, पहले आपको इंडेक्स ढूंढनी पड़ती और उस इंडेक्स पे ही आपको रिप्लेस करना पड़ता, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक है, एक ही सिटी मिसिंग है जो कि हमारे पास ये दिखाई दे रही है और हमने एक्सेल से फाइंड कर लिया उसका नाम, तो इसलिए हम इसको रिप्लेस कर पा रहे हैं। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे और आप चेक कर सकते हो कि सिटी जो है वो नल हो चुकी है, यहाँ पे सिटी में हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो सेम चीज हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कंट्री कॉलम ऑल्सो। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। यहाँ पे हमें क्या देना होगा, कंट्री। इसका कंट्री का हमारे को क्या रिप्लेस करना है, यूनाइटेड स्टेट। तो इसकी जगह हम दे देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। और अब हमारे को कंपनी करना होगा, इसको देख लेते हैं, कंट्री और पिन पोस्टल कोड हमारा रिप्लेस हो चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमारे पास पोस्टल कोड दो हैं। पोस्टल कोड को हमें कैसे रिप्लेस करना होगा, हमारे पास दो रिकॉर्ड थे, तो उसको उन रिकॉर्ड्स के अंदर हमने पहले इंडेक्स निकाल ली थी। हमारे पास एक 9 इंडेक्स थी और एक 16 इंडेक्स थी, तो हम पर्टिकुलरली उस 9 को हम रिप्लेस कर चुके हैं ऑलरेडी, और 16 जो थी हमारी उसको हमें रिप्लेस करना था 53711 से। ये हम ऑलरेडी मैनुअली एनालिसिस करके देख चुके हैं। तो हमारे को सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू देनी होती है 16 और वापस उसी में सेव कर रहे हैं। अगर हम इसको नहीं लगाते, लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पे इसको नहीं देते थे, तो ये मॉडिफाई तो करता है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन दे रहा है, लेकिन जब आप इसको दोबारा से मिसिंग वैल्यू को चेक करोगे तो ये वहां पे आपको ये देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी कॉलम में वापस सेव डाल। तो अब अगर आप इसको मिसिंग वैल्यू को रन करोगे तो ये आपको 0 रिकॉर्ड दे दिया। तो यानी कि हमारा मिसिंग वैल्यू का जो ट्रीटमेंट था वो पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारे को क्योंकि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर क्या करना होता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इनसाइड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स with hypothesis creation and decision making by improving knowledge of data distribution, variable correlation, and anomalies. When all is said and done, the efficacy of data-driven project is enhanced by EDA's capacity to identify trends and anomalies. तो ये हमारा एक रिक्वायरमेंट है, और यू कैन से बेनिफिट है doing analysis. Now, if we can say column wise analysis, ये क्या है कॉलम वाइज एनालिसिस, देखते हैं। तो लेट सपोज हम कोई भी एक रीजन लेते हैं, हमारे पास, हम इसको डीएफ करा लेते हैं, डीएफ रन करते हैं। लेट सपोज कि मुझे ये देखना है कि कितने रीजन के अंदर मेरा डेटा जाता है, मतलब मेरा स्टोर काम करता है कि कौन कौन से यूनाइटेड स्टेट के कौन कौन से रीजन में मेरा सुपर स्टोर काम करता है। मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। क्या कर सकते हैं हम फाइंड कर सकते हैं इसको। ये तो हमारे रिकॉर्ड्स हो गए। सी दिस, क्वेश्चन क्या था हमारा, इन हाउ मैनी रीजन ऑफ
यूनाइटेड स्टेट आवर सुपर स्टोर डील्स। तो यहां आप देख रहे यूनिक वैल्यू मैंने ले ली, रीजन की यूनिक वैल्यू। यहाँ है साउथ है, वेस्ट है, सेंट्रल है, फिर से सेंट्रल है और ईस्ट है, जो कि ये सेंट्रल और ये सेंट्रल में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। क्या डिफरेंस है? हम देख रहे हैं कि एक सेंट्रल के अंदर एक ब्लैंक स्पेस है। सेंट्रल तो सेंट्रल ही होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो। यहाँ पे हमारे पास क्या मिसिंग हमें मिल रहा है, हमारे को जो मिल रही है गलती, वो क्या मिल रही है कि यहाँ पे जो सेंट्रल है, इस सेंट्रल में एक ब्लैंक स्पेस अवेलेबल है, यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए सेंट्रल ही होना चाहिए इसको, सेंट्रल और ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे? और अगर सपोज करो मेरा क्वेश्चन एक और होता है इसमें कि ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से रीजन में जाता है, और अगर मुझे ये दिखाना हो कि सबसे ज्यादा किस रीजन के अंदर ये ऑपरेट करता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन विच रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आवर सुपर स्टोर डिलीवर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अभी हम ट्रीट करेंगे इसको, पहले हम एक और चीज फाइंड कर लेते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास किस रीजन में सबसे ज्यादा जा रहा है। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है कॉल्ड एज वैल्यू काउंट्स। तो वैल्यू काउंट्स क्या हम इससे देख के निकाल सकते हैं, देख के पता कर सकते हैं कि हमारे, मतलब एक तो तरीका ये हो गया कि मैंने पहले इससे यूनिकनेस फाइंड कर ली, उससे हमें पता चल गया। अब हम इसको और वेरीफाई करने के लिए हम काउंट कर लिया हमने, वैल्यू काउंट। एक इससे हमें दो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन तो ये कि ये वाला जो सेंट्रल है, जो कि कुछ इसका है जहां पे ब्लैंक स्पेस है, ये एक ही वैल्यू है। और ये वाला जो सेंट्रल है शायद इसकी 22 to 33 वैल्यूज हैं। एक तो ये आंसर मिल गया कि ये हमारा जो है वो आउटलायर टाइप की चीज है, ये अलग से कुछ आ गया है, किसी वजह से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है और इसकी वजह से ये हमारा डेटा गलत से फीड हो गया। दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर मिल रहा है कि कौन से रीजन में सबसे ज्यादा हम डिलीवर करते हैं, तो ये देख रहे हो, ये वेस्ट, वेस्ट मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्सिमम भी निकाल सकते थे आप, इसकी मैक्स, इसको मैक्स फंक्शन में डाल देते तो ये मैक्सिमम वैल्यू भी आपको दे सकता था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो पहले हम ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है। लेकिन इस क्वेश्चन का मुझे ट्रीटमेंट करना है कि ये जो सेंट्रल है, ये वाला जो सेंट्रल है, ये ऐसे ही सेंट्रल हो जाए, ताकि हम चेक कर सकें कि कौन सा मॉडिफाई मीन्स कौन सा ठीक वाला सेंट्रल है। तो क्या करें? हमारे पास होता है एक रिप्लेस कमांड, वो हम चला देते हैं। कैसे चलाएंगे? ये सिंटेक्स होता है df रीजन इक्वल्स टू df रीजन डॉट रिप्लेस। यहाँ पे देखो सेंट्रल और ब्लैंक स्पेस दिया है मैंने, और उसको सेंट्रल से रिप्लेस कराना है। देखते हैं करके, फिर वैल्यू काउंट करके और करके देखेंगे। ये मैंने रिप्लेस करा दिया और वापस सेव भी करा दिया। तो अब इसको मुझे यूनिक में भी मॉडिफाई करके देना चाहिए। देखो यूनिक आ गया, साउथ वेस्ट सेंट्रल एंड ईस्ट, और वैल्यू काउंट में भी ये 1 वाला वैल्यूज चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया पूरा। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये पर कॉलम वाइज आप इसको कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि कुछ इसमें गलत है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसे ही अगर हमारे पास, हम एक और, ये तो हमने रीजन का किया था कॉलम वाइज एनालिसिस। सबसे पहला हमारा ये तो हमने रीजन कॉलम, ऐसे ही सेम हम कर सकते हैं। और और भी चीजें हैं हमारे पास, उसके लिए। उसके लिए, 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 उसके लिए,
ये लेट्स सपोज हम कैटेगरी का देखना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट, कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होता है हमारा, देखना है हमें। क्या करें, ये ले सकते हैं सेम कमांड, बट क्या फर्क करना है आपने, कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी कर दो, वैल्यू काउंट कर दो। तो सबसे ज्यादा जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो है ऑफिस सप्लाईज। ऐसे ही अगर हम अपना डेटा देखें, इसमें और क्या क्या चीजें हैं, कौन से सेगमेंट को हम सबसे ज्यादा सर्व करते हैं। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या आपको कोई प्रमोशंस लगाने हैं, अगर आपको एक मार्केट सेगमेंट ढूंढना है, तो किस सेगमेंट में मैं सबसे ज्यादा एडवर्टाइज करूं, कौन सी सिटी में मैं सबसे ज्यादा एडवर्टाइज करूं, ये सब चीजें हमें इस एक कॉलम वाइज, जिसको आप यूनिवेरिएट एनालिसिस भी बोल सकते हो, इसके अंदर कर सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे शिपिंग मोड है, यहाँ पे शिपिंग मोड है हमारे पास, कहाँ गया, इसको मैं थोड़ा यहीं नीचे लेती हूँ, डीएफ, डीएफ डॉट हेड, मुझे कॉलम्स देखने हैं तो हेड लेके कर। हाँ, पोस्टल कोड हो गया, कैटेगरी, हम सब कैटेगरी पे भी लगा सकते हैं। अब देखो सब कैटेगरी पे लगा लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट नेम अगर चाहिएगा तो आप लगा सकते हो, बट यूनिक तो बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अप्रोक्सीमेट 10,000 का डेटा है, तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी देख सकते हैं हम, प्रोडक्ट आईडी कौन सी चल रही है, यूनिक प्रोडक्ट आईडी होनी चाहिए, वो देख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी जो भी प्रोडक्ट होगा उसको एक यूनिक आईडी दी गई होगी। उसके बाद हम सब कैटेगरी में देख सकते हैं कौन सी सब कैटेगरी सबसे ज्यादा सेल हो रही है, कौन सी सिटी में हमें ज्यादा प्रमोशन करना चाहिए। ये एक जॉब है, ये एनालिसिस के लिए काम दिया है किसी कंपनी ने तुम्हारे को, तो ये सब आपको कर लेना चाहिए। इसके अंदर भी यूनिकनेस चेक कर लो आप, कि कहीं ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट हो रही हो चीजें, तो इसमें आप यूनिक चेक कर सकते हो। यूनिक वाला कमांड नहीं चलेगा शायद, हाँ आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे तो सब सेम ही है। उसके बाद आपके पास सब कैटेगरीज चेक कर लो, सब कैटेगरीज पे लगा लो ये चीजें, कंट्रोल बी, यहाँ पे हम देंगे SUB - सब कैटेगरी यूनिक। तो रन करके देख लेते हैं हम कितनी सब कैटेगरीज में डील कर रहे हैं। कैटेगरी मेजरली हमारी 3 है, लेकिन हम सब कैटेगरी में क्या क्या सेल कर रहे हैं, क्या क्या फाइंड कर रहे हैं, फोन है, बाइंडर है, अप्लायंसेस है, पेपर, एसेसरीज, एनवलप्स, फास्टनर्स, सप्लाईज, मशीन्स, कॉपियर, ये सब चीज में हम डील करते हैं। तो इस टाइप का एनालिसिस हम लगा सकते हैं। हम शिपिंग मोड पे भी ये लगा सकते हैं। शिपिंग मोड हम मुझे देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा शिपिंग मोड यूज हो रहा है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो कौन सा शिपिंग मोड मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहा है, सो दैट कि हम उनको कुछ ऑफर कर सकें या बेटर वे। अब जैसे सेम डे है, अब ये तो यूनिक आ गया, यूनिक करा मैंने, लेकिन आप इसी को यूज करके वैल्यू काउंट कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा सबसे ज्यादा शिपिंग मोड कौन सा यूज हो रहा है, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स बता देगा कि कौन सा शिपिंग मोड मैक्सिमम यूज हो रहा है। तो स्टैंडर्ड क्लास जो है वो शिपिंग मोड मैक्सिमम यूज होता है, सेम डे वाला बहुत सबसे कम यूज होता है। अब ये सारा हमारा कॉलम वाइज, इसके बाद इसमें देते हैं यहाँ पे, इसको आप बोल सकते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। जो हमारे पास हम पीपीटी पढ़ रहे थे उसमें मैंने टाइप ऑफ वो भी है लिखी हुई है हमने,
क्या क्या एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहली हमारी एनालिसिस रहेगी यूनिवेरिएट एनालिसिस, जैसे सेल्स अंडर वन प्रोडक्ट कैटेगरी। बाईवेरिएट, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, टू वेरिएबल्स शुड बी इन्वॉल्व, जैसे सेल्स अंडर द सब प्रोडक्ट कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरी। मल्टीवेरिएट मतलब बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी के अंदर सेल्स। टाइम सीरीज एनालिसिस कैन बी एप्लीकेबल ओनली ऑन टू द टाइम और डेट कॉलम, जो कि हमारे पास दो हैं। मिसिंग डेटा एनालिसिस हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने बताया आप लोगों को, अगर मशीन लर्निंग आप करते हो या एआई के फर्दर आगे जाते हो तो मिसिंग डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे ही आउटलायर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक स्टोरी टेलिंग, आपको आपको एक केस स्टडी दे दी, उसमें स्टोरी आपको टेल करनी है। या तो आपका जो क्लाइंट है वो आपको बताएगा कि मुझे ये सब चीजें चाहिए, नहीं तो आपको खुद को बताना है कि हमें क्या क्या एनालिसिस करके देना है। जब हम एक बार एनालिसिस करके कुछ देते हैं तब हाँ ठीक है, हमारे पास मोर क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड। कोई भी डेटा एनालिसिस करने से पहले हमारे को ये सब लाइब्रेरीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं कि हमारे को ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब जैसे ऑर्डर, अगर कोई कोई जैसे हम सुपर स्टोर डेटा है, उसी के अंदर हमारे को अगर लेना होता कि हमारे को ऑर्डर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमारे को फाइंड करके बताओ कि हाई प्रायोरिटी वाली कौन सी चीजें होती हैं, लो प्रायोरिटी वाली कौन सी होती है, एंड सो। तो ये हमारा बेसिकली पूरा एक फ्लो रहता है। सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। अगर आपको एक केस स्टडी दे दी जाए तो आपको अपने एक ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे कि हमारे को इस डेटा से चाहिए क्या। फिर आप उस डेटा को एक्विजिशन करते हो, मतलब लोड वगैरह करते हो अपने पास किसी भी सॉफ्टवेयर में। जैसे कि अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो तो पाइथन में एक्वायर करोगे, अगर आप आर से करते हो तो वहां पे लोड करोगे, अगर आप पावर बीआई में आप इसको एनालिसिस कर रहे हो तो वहां पे लोड करोगे। एंड देन फर्दर स्टेप्स इज डेटा एनालिसिस, सॉरी डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लेंजिंग के अंदर मैंने आपको बताया, माइंड मिसिंग वैल्यू हटा देते हैं हम। डेटा किसी किसी का कॉलम डेटा टाइप ठीक सा नहीं लग रहा है हमारे को, वो हम रिप्लेस कर देते हैं। और फिर उसके बाद एनालिसिस टूल लगाते हैं हम। और ये एनालिसिस हमें तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारे पास, मतलब एनालिसिस लगाते हैं, टूल हमारे को या कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे को अच्छे से आंसर नहीं कर रहा, तो हम फिर से क्या करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे। फिर से डेटा ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास डेटा एनालिसिस का करेक्ट आंसर नहीं आ जाता, और उसके बाद फिर उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं अपनी फाइंडिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अब यहाँ पे भी आप स्टेप देख रहे होगे, ये घूम के फिर से वापस क्योंकि ये एक ना सर्कुलर फ्लो होता है। अगर आपने कुछ फाइंडिंग्स निकाल ली किसी भी एनालिसिस से, कुछ फाइंडिंग्स निकाल ली, आपका क्लाइंट के बारे में ये सब चल रहा है, अगर आप कम्युनिकेट करके, या तो वो स्टेप स्टॉप पे चला जाएगा, मीन्स आपका क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, नाउ नो मोर अपडेशन इज बीन रिक्वायर्ड। बट सम टाइम यू विल फाइंड कि हमारा क्लाइंट हमें और कुछ ऑब्जेक्टिव्स, अब उसको कुछ समझ आ गया, वो आपको और कुछ टास्क करने के लिए दे देता है, वो सेम फिर से हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में पहुंच जाता है। फिर हमें डेटा एक्विजिशन, दो तरीके हैं, या तो सेम डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेस करने बोलेगा, या फिर किसी और डेटा पे कोई और डेटा दे देता है, कोई और ऑब्जेक्टिव बता देता है जिसके अंदर सिर्फ यही डेटा नहीं कोई और डेटा भी यूज हो रहा है, तो आपको फिर से वही सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लो दिखा रहा है वो तो ये है कि इस सीक्वेंस से स्टार्ट करो और आप यहां तक एंड करो। बट ये पॉसिबल है, हो सकता है, ये जरूरी नहीं है होगा ही होगा, इट्स नॉट श्योर, बट इट मे पॉसिबल। तो इसलिए इसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया। तो ये मैंने बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है आपको, ऑब्जेक्टिव में क्या यूज करना है वो, उसके बाद कोई डेटाबेस अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर मिसिंग वैल्यू से कैसे डील कर रहे हो, फिर जो भी इंटरप्रिटेशन है वो आप दोगे जो भी आपके डेटा का है। तो अभी हमने जो मिसिंग वैल्यू हमने डील करी है, वो मिसिंग वैल्यू हमने कैसे डील करी है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा उसका डेटा था, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा था, हमने कंट्री को रिप्लेस करा, सिटी को रिप्लेस करा, पोस्टल कोड को रिप्लेस करा। लेकिन सम टाइम आपके पास डेटा जो होता है
कम होता है। जैसे अगर हम इस वाले डेटाबेस की बात करें तो इसमें तो 10,000 के करीब डेटा था, तो अगर ये 10,000 का डेटा में से मैं 4 रिकॉर्ड डिलीट भी कर देती तो शायद इतना इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता। मतलब 9,994 में से अगर मैं 4 रिकॉर्ड डिलीट भी करती, क्योंकि मिसिंग वैल्यू बहुत कम थी, रिकॉर्ड को डिलीट भी कर देते तो टोटल हमारे पास 990 है। अगर हम 4 रिकॉर्ड को इसके कंपैरिजन में इससे कंपेयर करेंगे तो वेरी लो है, वेरी लो, 0.00 समथिंग में इसकी परसेंटेज बनती है कि इसका इतना डेटा हमने डिलीट कर। और हम डेटा डिलीशन हम कहाँ पे सोचते हैं, जहां पे हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। मतलब हमारे पास अब जैसे हमने कंट्री को देख लिया, हमने सिटी को देख लिया, हमने पोस्टल कोड्स को देख लिया, और सबसे हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाँ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू से। उस केस के अंदर तो ये इजी हो जाता है। लेकिन सम टाइम आपके पास न्यूमेरिक डेटा है, लेट्स सपोज आपने एक स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए, स्टूडेंट की क्लास है और उसके मार्क्स है, ठीक है, ये क्लास 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 नेम, स्टूडेंट्स नेम है, स्टूडेंट नेम, ये सारे स्टूडेंट के नाम हैं और उनके मार्क्स है। अब एक स्टूडेंट है उसका मार्क मिसिंग है, यहाँ पे ये नॉट अवेलेबल है। कैसे आप इसका इन सारे रिकॉर्ड्स को देख के, किसी और दूसरे बच्चे के रिकॉर्ड को देख के, या कोई और उसका एड्रेस, फोन नंबर, या कोई और रिलेटेड कंट्री सिटी देख के आप इसके मार्क्स अलॉट नहीं कर सकते, जैसे कि हमने सिटी, कंट्री और पिन कोड को डाल लिया। इस केस के अंदर हमारे को जो मिसिंग वैल्यू होती है वो डिफरेंट मेथड लगा के रिप्लेस करनी होती है, मिसिंग वैल्यू को फिल करना। तो उसके लिए एक पूरा पूरा टॉपिक है ये, वी विल डिस्कस इट इन लेटर। अभी फिलहाल हम वापस पाइथन पे चलते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। और तो ये हो गया हमारा शिपिंग मोड से हमने कुछ काउंट कर लिया। अब हम थोड़ा सा यूनिवेरिएट एनालिसिस लगाने की कोशिश करते हैं। मिसिंग वैल्यू का पूरा टॉपिक है, हम नेक्स्ट सेशन में हम इसको जरूर करेंगे। मिसिंग वैल्यू है, आउटलायर डिटेक्शन है, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप हमारी प्रोसेस होती हैं। ओके, तो अब हमने कैटेगरी काउंट तो हमने कर ही लिया था। फिर से कर लेते हैं एक बार। अब हमें इसका एक, जहां पे हमारे पास वैल्यू काउंट होती है वहां पे हमारे पास सबसे आसान तरीका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दो उसकी, और उसको किसी भी चार्ट के फॉर्मेट में, जैसे पाई चार्ट यूज कर सकते हो, बार चार्ट यूज कर सकते हो, वो बना दे। तो अब हम इसके ऊपर एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पीएलटी हमने लिया है ग्राफ का वो। तो सबसे पहले मैं एक सेट करती हूँ फिगर का साइज। फिगर का साइज आप सेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है फिगर, और उसके अंदर हम फिक्स साइज को सेट कर सकते हैं। चॉइस ले लो आप, कैसे भी साइज जो देना है आपको, 3, ये हो गया। उसके बाद हमें एक हमने SNSC बॉन्ड जो लिया था वो भी एक लाइब्रेरी को लोड किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे को क्या बनाना है। हम इसको काउंट प्लॉट बना सकते हैं, SNS.count प्लॉट, ब्रैकेट्स में हमें क्या देना है वो हम बता देते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस पे कुछ चाहिए, क्या दे दें, कैटेगरी दे देते हैं, इसी पे बना के देख लेते हैं, बाकी सारा हम फिर चेंज कर लेंगे। कैटेगरी, और हम डेटा कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, डेटा जो आ रहा है डेटा एट्रीब्यूट वो हमें डीएफ से मिल रहा है। उसके बाद आप क्या करते हो, पीएलटी डॉट शो कर देते हो, फंक्शन है ये तो हमारे को पता ही है। पीएलटी डॉट शो कर लेते हैं तो रन कर देते हैं उसको। फिग साइज, स्पेलिंग मिस्टेक है, अच्छा ठीक है, इसमें इक्वल टू साइन आता है, रन, ये आ गया प्लॉट। तो अब ये अकॉर्डिंग टू ये जो हमने वैल्यू काउंट की थी, इस वैल्यू काउंट के थ्रू हमारे को ये शो कर रहा है। ठीक है, जैसे भी इसने वैल्यू, यहाँ पे मैंने वैल्यू काउंट पे नहीं बनाया क्योंकि मैंने काउंट प्लॉट बनाया है। काउंट प्लॉट बनाया है तो ऑफिस सप्लाई 6026 है, तो यहाँ पे आप देखोगे
तो ये वाली जो ऑफिस सप्लाई है सबसे ज्यादा 6000 समथिंग दिखा रहा है ये। ऐसे फर्नीचर जो दिखाया था हमारा वो 2121 है, तो यहाँ पे 2121 के नजदीक ही दिखा रहा है, और 1847 टेक्नोलॉजी के लिए दिखा रहा है। इसके अंदर हम एक टाइटल भी डाल सकते हैं, ये पता ही है हमें टाइटल ब्रैकेट्स में। ये क्या है, क्या प्लॉट कर रहा है हमारे को, ये काउंट ऑफ कैटेगरी, इस पे मैंने ये प्लॉट बना। उसके बाद हमें क्या करना है, सेम चीज कर सकते हो। हमें अब लेट्स सपोज मैं हेडिंग डालती हूँ, शिपिंग मोड के बेसिस पे एनालिसिस करना है, शिप मोड। यहाँ पे मैं एक एक वेरिएबल ले रही हूँ इसलिए यूनिवेरिएट कहलाएगा ये। हमें क्या करना है अब हम देखते हैं। ये मेथड में यहीं से कॉपी मार लेती हूँ, बस वेरिएबल चेंज कर दूंगी। शिप मोड है हमारा। ठीक है, रन करते हैं, ये शिप मोड आ गया। अब अगर हम देखें, इसको भी सेपरेट कर सकते हैं हम। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हम इंडेक्स और वैल्यूज को अलग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू सेपरेट करना है। एक्स इक्वल्स टू, ये सारी इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब ये जो दिखाई दे रही है, वैल्यू काउंट में ये एक डेटा फ्रेम बन गया। इस डेटा फ्रेम में से ये जो इंडेक्स है, स्टैंडर्ड क्लास, सेकंड क्लास, ये सब इंडेक्स है। और अगर आपको इनकी वैल्यूज भी चाहिए तो यू कैन सेपरेट द वैल्यू एज वेल। तो इसी को कॉपी मारती हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल V, यहाँ पे मैं y ले लेती हूँ और यहाँ पे इसको दे देती हूँ वैल्यूज। अब मुझे दो चीजें प्रिंट करनी है, तो हम देंगे प्रिंट इंडेक्सेस। वैल्यूज आ गई। ये मैंने क्यों करा वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। मेरे को सेम कोड चाहिए, मेरे को सेम साइज चाहिए, कंट्रोल C, प्लॉटिंग करनी है। मैं एक पाई चार्ट बनाना चाहती हूँ। ठीक है, पाई चार्ट किस पे बनेगा, इंडेक्स पे बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो मैं वैल्यू उठा लेती हूँ और उस पर प्लॉट कर देती हूँ, PLT.PIE, और ब्रैकेट्स में मैंने क्योंकि y को सेपरेट कर लिया था, मैं एक पाई चार्ट बना देती हूँ। तो ये मेरा एक पाई चार्ट शो कर रहा है। साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है आप कर सकते हो, बड़ा साइज चाहिए, इसका 4 कर देते हैं, रन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको, थोड़ा सा बड़ा हो गया। okay। अब हमने, हमारे को ये सारा इतना सारा आउटपुट क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे PLT डॉट शो नहीं लगाया। तो आउटपुट कुछ तो देगा ही ना, ये रफ आउटपुट है, इसको रॉ आउटपुट बोलते हैं। अगर आप फंक्शन लगा देते हो तो ये रॉ आउटपुट सारा गायब हो जाता है। अब ये तो आ गया, बट इसमें मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी चीज क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इंडेक्स अलग कर लिए थे ना, यहाँ से इंडेक्स अलग करे थे हमने, एक्स के अंदर इंडेक्सेस थे हमारे। तो वो इंडेक्सेस अगर यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा दूं तो कैसे काम चल जाएगा मेरा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैंने पाई वाला फंक्शन लिया है उसमें मैं मेंशन कर सकती हूँ लेबल
लेबल मुझे कहाँ से मिलेगा, लेबल्स इक्वल्स टू एक्स। रन कर दो इसको, देखते हैं क्या मिलता है आपको। ये देखो, तो ये अगर पाई चार्ट देख रहे हो, इस पाई चार्ट से भी हमें पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड क्लास जो है वो सबसे ज्यादा हमारी यूज होती है, और सबसे कम यूज होने वाली हमारी क्या है, सेम क्लास। अब हमारे को लीजेंड्स भी होते हैं हमारे पास कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आप बता सकते हो। PLT.LEGEND लेजेंड, और ब्रैकेट्स में हम क्या दे देंगे इसको, अगर हम इसको सिर्फ राउंड करके दें तो क्या देता है, ये देखो, ये इसने इसी के ऊपर दे दिया। तो थोड़ा सा हम शायद साइज बढ़ा दें तो इसको शायद एडजस्ट कर लेगा ये। नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, इसका भी साइज बढ़ा के देखते हैं। तो इसको अगर मैं बढ़ा दूंगी, विड्थ बढ़ रही है तो वो इंक्रीज कर रहा है, सेपरेट कर देगा, 8 हो गया, 8 को कर देते हैं। इसको चाहे हम छोटा ही रहने देते हैं, 6 करते हैं, रन। नहीं, इससे भी नहीं होगा, इसको भी बड़ा करना पड़ेगा, 9/8 कर दो। तो ये लीजन सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो, ये जो है ना ऊपर वाला बड़ा है, इसको आप चेंज करना चाहते हो कि मुझे थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी दिखे, तो इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम होता है स्टार्ट एंगल। एंगल मतलब मुझे पाई चार्ट जो है वो कौन से एंगल से स्टार्ट करना है, इक्वल्स टू, अगर मैं कह देती हूँ 60, रन। ये देखो, एंगल 60 आ गया। चेंज करके और भी चेक कर सकते हो, 50 पे रखना चाहती हो तो कहाँ जाएगा, देखो थोड़ा नीचे आ गया। अगर मैं कहूँ 90 पे चेक करो, तो ये ऐसा है, 90 डिग्री, यहां से ये स्टार्ट दिखा रहा है कि ये मेरा 90 डिग्री, ये स्टार्ट। उसके बाद हमारा क्या है, और क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं, अगर आपको इसमें परसेंटेज भी चाहिए, अगर आपको, आप ये चाहते हो कि वो परसेंटेज दिखाए रिकॉर्ड्स, क्योंकि पाई चार्ट बेसिकली यूज ही इसलिए करता है कि वो मुझे आउट ऑफ परसेंटेज दिखाए। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, एट्रीब्यूट होता है ऑटो पैक, ऑटो PCT, परसेंटेज। इसको हमें देना होता है कुछ ऐसे, फॉर्मेटिंग करनी होगी इसको, परसेंटेज, परसेंटेज, इसके बीच में हम लिखेंगे 0.2 और F, और एक और परसेंट, परसेंट का सिंबल। अगर हम ये नहीं देते हैं तो देखो क्या होगा, रन करो। एरर है, क्या दे रहा है एरर में, इनकम्प्लीट फॉर्मेट, ओके ऑलराइट, इसको हमें देना ही पड़ेगा, परसेंटेज साइन दे देते हैं, 2 परसेंटेज साइन देने होते हैं। देखो ये 2 परसेंटेज किस लिए आए, 1 परसेंटेज जो है ये यहाँ पे परसेंटेज लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो अब आपको डेटा और क्लियरर दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा ऐसे पाई चार्ट है। ये सेम चीज हम और चीजों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं, हाँ, लेट्स सपोज कि मैं ना एक काउंट प्लॉट बनाना चाहती हूँ ऑन शिपिंग मोड। सिंपल सा लॉजिक है, रन कर दो। ये आ गया काउंट प्लॉट। शिपिंग मोड हमारी 4 है, सेकंड, स्टैंडर्ड, फर्स्ट क्लास और सेम सेम डे। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड क्लास हमारी यूज होती है। लेकिन अब मुझे ये पता करना है कि ये जो शिपिंग मोड हो रहा है यूज, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कितना यूज हो रहा है। मतलब मैं इसके अंदर और एडिशन डालना चाहती हूँ, तो सिंपल है, अब मैं इसमें एक एडिशन डालना चाहती हूँ कि ये कैटेगरी वाइज सेपरेट कर दें। तो इसके अंदर एक पैरामीटर होता है जिसका नाम कहते हैं हम ह्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कहोगे कैटेगरी। अब आप इसको रन करो, यू विल फाइंड कैटेगरी वाइज। सो आपके पास सेपरेट हो गया, यहाँ पे पहले टोटल 6000 दिखा रहा था,
मतलब 6,000 समथिंग, जो 5,000 समथिंग इसका टोटल डेटा था वो। अब इसे सेपरेट कर दिया। जो ऑफिस सप्लाईज हैं वो कुछ 3,500 के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, ये 3,500 के लिए, ये 3,500 के करीब है। और ये जो फर्नीचर था वो कुछ इतने हैं। अगर आप सेपरेट करते हो तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। ये टेक्नोलॉजी के लिए। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर उसको बाइफरकेट करना चाहते हो तो भी आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो। इसमें पाई चार्ट भी बना सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो पाई चार्ट बना के। उसके बाद सपोज करो मैं एक और प्लॉट बनाती हूँ। ये सारा यूनिवेरिएट एनालिसिस चल रहा है तुम्हारा, यूनिवेरिएट एनालिसिस है। रन करती हूँ मैं सेगमेंट वाइज, तो ये सेगमेंट वाइज आ गया। अब इसके अंदर मैं लगा देती हूँ, क्यू लगा देती हूँ सब कैटेगरी का। तब देखते हैं क्या आता है, क्योंकि सब कैटेगरीज हमारे पास ज्यादा है। कैटेगरीज हमारे पास कम है लेकिन सब कैटेगरीज हमारे पास ज्यादा है। तो हम इसको कंट्रोल भी करते हैं। रन करो। ओ ओ, स्पेलिंग मिस्टेक, नो डबल कोट्स मिसिंग है। ये देखो, ये आपके सब कैटेगरी वाइज इसने डेटा को। अब सब कैटेगरी वाइज तो इतनी सारी सब कैटेगरीज हैं, तो इतनी सारी सब कैटेगरीज को मेरे को नहीं देखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मुझे नेक्स्ट कैटेगरी में से कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी वाला जो है ना सिर्फ उसका दिखा दो। ऐसे तो बहुत बेकार सा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते। व्हाट थोड़ा सा मॉडिफाई, ये देख रहे हो, ये तो इतना लेबल्स इतने सारे दिखा दिए इन्होंने। लेबल्स उठा के इधर उधर करोगे आप, ये सारे सब सब कैटेगरीज दिखा रहा है। बट मैं किसी एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी देखना चाहती हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कंडीशन जो कि हम ऑलरेडी एक वीडियो में देख चुके हैं, जो हमारा डेटा फ्रेम का वीडियो था, उसके अंदर हमें कंडीशन के बेसिस पे डेटा फ्रेम में से फिल्टर करना हो या मर्ज करना हो, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। तो इसके अंदर हमने डेटा, पहले हम डेटा कहाँ से ले रहे थे, पूरा डेटा फ्रेम से। अब हमने क्या किया, डेटा फ्रेम पे फिल्टर लगा दिया। क्या फिल्टर लगाया, डीएफ कैटेगरी इक्वल्स टू ऑफिस सप्लाई। उसकी सब कैटेगरी दिखा दो। अच्छा वाली देखो, अब ये आ गया आपके। ये सिर्फ ऑफिस सप्लाईज की कैटेगरीज हैं। जितने रिकॉर्ड्स के अंदर ऑफिस सप्लाईज की यूनिक कैटेगरीज होगी वो आपको यहाँ पे व्यू करा दे। Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.